लाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देनी होगी। साकिब निसार की वीडियो लीक हो गई है, आप इस जुल्म के ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए ये उस्मान जो बातें अब आ रही है ना सामने, सबूत अल्लाह पाक दे रहे हैं। जी मियाँ साहब ने मामला अल्लाह पे छोड़ा था, तो अल्लाह पाक देखें, अरशद मलिक हों या शौकत सिद्दीकी हों, वकार सेठ हों, बाकी राना शमीम साहब हैं और आज साकिब निसार साहब की आ गई है। तो जी ये अल्लाह पाक ना सुरखरू कर रहे हैं मियाँ साहब को। अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। मैं तो अगर ये कहूँ ना कि किसी ने अल्लाह का वली देखना हो ना आज के दौर में, तो नवाज शरीफ को देख ले, उस आगडार को देख ले। ये आम लोग नहीं है, बड़े खास लोग हैं। हमारा कौम का अलमिया है कि हमें इनकी कदर नहीं है। लेकिन ये जो बीच में हमारा शर का पहलू है, जिस तरह से इनको लाया गया है और फिर इन्होंने आके जो किया है, उनको आप देखें कि अब ये जो इतना शर फैला है, इसमें से खैर का ये पहलू निकलेगा कि अब इस वक्त 90% कौम जो है ना, 90% वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ी हुई है। और आप ये देखिएगा अभी जो भी इलेक्शन होंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, और ये पूरी कौम मुत्तहिद हो जाएगी। और जब 22 करोड़ आदमी मिलकर जदोजहद करेगा, पहले तो नवाज शरीफ करता था, इसहाक डार साहब करते थे, कुछ चंद लोग थे इनके जो कर रहे होते थे। अब पूरी कौम साथ होगी। नवाज शरीफ कहेगा ना रोटी कम खाओ, लोगों ने कम खानी है। जी कहेगा ज्यादा खाओ, सबको ज्यादा खानी है। तो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इस शर में से खैर का पहलू निकलेगा। हम सब मुत्तहिद होके, एकजुट होके पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत जल्द आप देखेंगे इसे। इंशाल्लाह ताला। तो सर ये जो और जो वीडियो के मुतल्लक जरा थोड़ा सा फरमा दें। जी ये जो बातें अब सामने आ रही है ना, ये बात सबसे पहले 88 में हमारे सामने आई थी। 88 में जी जब हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो उस वक्त हकीम सईद साहब ने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था जापान की कहानी। थी जी तो उनकी ऑटोबायोग्राफी। उसके अंदर एक चैप्टर था जिसके अंदर उन्होंने डिटेल से लिखा था कि इस तरह एक हमारा क्रिकेटर है, इस तरह वो यहूदी उसको रिश्ता देंगे, इस तरह वो शादी करेंगे, इस तरह उसे ग्रूम करेंगे, और इस तरह पाकिस्तान में ला के उसे वजीर आजम लगाएंगे। जी ये हकीम सईद साहब ने हमें 1988 में बताया था। हमने वो किताब पढ़ी, पढ़ के हमारे कान खड़े हुए। इमरान खान उस वक्त क्रिकेट खेलता था जैसे आज बाबर आजम खेलता है, आज रिजवान खेलता है, आज शाहिन शाह अफरीदी खेलता है, ऐसे वही भी खेलता था। अम, आज भी हमारे 3-4 बॉलर हैं। उस वक्त भी जो 3-4 बॉलर में थे, उसका इमरान खान का नंबर तीसरा चौथा आता था। दौर तो वो पहले सरफराज नवाज का था, फिर वकार यूनिस का था। जी ये मेन स्ट्रीम में ना बॉलर थे ना बैट्समैन थे। तो हमने कहा यार वो यहूदी बच्चे ने क्या चुना है, ना शक्ल है ना अक्ल है ना पता है इसको, अजीब सा आदमी। ये हमारा ख्याल था। हमने कहा ऐसे हकीम साहब ने कहीं सुनी सुनाई उड़ा दी है। उसके जी चंद दिन बाद हकीम साहब कत्ल हो गए। जब हकीम साहब को शहीद किया गया तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हकीम साहब के मर्डर की वजह ही ये किताब बनी है। फिर हम जरा सीरियस हुए कि ये क्या मामला। फिर हमने किताब दोबारा पढ़ी। उस किताब में हमें और तो कोई चीज नहीं मिली सिवाय इसके कि उन्होंने यहूदियों का एक एजेंडा है, उनकी खुफिया कार्रवाई है मीटिंग की जो उन तक पहुंची है, उन्होंने छाप दी है। उन तक शायद कोई और बातें भी पहुंची होंगी। तो 1990 में उन्हें शहीद करवा दिया गया। जी मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान, केपी, हर तरफ इनकी गवर्नमेंट थी। मरकज में खुद बैठे हुए थे। तो जो सिंध में इनकी गवर्नमेंट थी उसके अंदर इनके बड़े एक पार्टनर थे एमक्यूएम वाले। लेकिन जी जब इन्वेस्टिगेशन हुई हकीम सईद के कातलों की, तो वो खुरा जाके निकला 90 में अल्ताफ हुसैन के घर का। जी तो अब मियाँ साहब को रिपोर्ट गई कि मियाँ साहब ये अल्ताफ हुसैन ने कातिल छुपाए हुए हैं। मियाँ साहब ने डायरेक्ट बात की उससे, जी ये कातिल है ये दे दो। उन्होंने कहा जी नहीं, देखें अगर हम करेंगे तो हमारे तादी हैं, तो हमारे पार्टनर हैं, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धमकी दी उसने मियाँ साहब को कि हमारे बगैर आपकी सिंध गवर्नमेंट नहीं चलेगी। जी अगर मियाँ नवाज शरीफ ऐसा अल्लाह का वली है, उस धमकी को उसने उड़ा के ना वो हवा में फेंका और ये कहा कि इल्ताफ हुसैन मेरी गवर्नमेंट तोड़े तो तोड़े, मैं खुद क्यों ना तोड़ दूं। जी मियाँ नवाज शरीफ ने कम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी गवर्नमेंट खुद तोड़ दी है। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद रिकॉर्ड है। दूसरा जी रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था जब 2013 में उन्होंने केपी में इलेक्शन जीता था। सबसे बड़ी पार्टी थी, हुकूमत नहीं बनाई थी, पीटीआई को दे दी थी। इस तरह वो उस टाइम पे इन्होंने अपनी हुकूमत इत्तेहादी को नाराज करके हुकूमत तोड़ दी, लेकिन वो बंदे पकड़ लिए, वो जो कातिल थे। कातिल भी आ गए, कन्फेस भी आ गए, फिर ये मामला आगे चला। वो कातिल जेल चले गए।
پھر آپ کو یاد ہوگا ایک این آر او مشرف صاحب نے کیا تھا بی بی بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ. جی اس این آر او کے جو بینیفیشری تھے ان میں پیپلز پارٹی سے زیادہ ایم کیو ایم والے تھے. وہ جو قاتل تھے حکیم سعید صاحب کے وہ ابھی تک ہینگ نہیں ہوئے تھے, جیلوں میں تھے. ان کو بھی انہوں نے بینیفٹ لیا اور وہ جیل سے ریلیز ہو گئے, تو پھر وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. حکیم سعید صاحب کے بعد میں یہ باتیں جو اب ثاقب نثار کر رہا ہے یہ جی ہمیں بتائیں ڈاکٹر اسرار احمد نے, ان کے جی وہ ریکارڈ بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں, یہ عمران خان کو لائیں گے, یہ لابی ہے, یہ ایجنڈا ہے, یہ ہو رہا ہے. اب عمران خان کو یا مجھے یا آپ کو لانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ مقتدر قوتیں ہیں, افسوس کی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اسے آپ, فوج کہہ لیں, بیوروکریسی کہہ لیں, ٹیکنوکریسی کہہ لیں, اور ابھی میڈیا آ گیا اس کے بعد یہاں پہ. انہوں نے میڈیا کو انفلوئنس کرنا شروع کیا. معاملہ جی پیچھے چل رہا تھا, یہودی لابی تھی پیچھے. انہوں نے آ کے نا جو ہمارے 2013-14 میں ٹی وی کے ڈرامے چلتے تھے اس جی کے اندر بھی نا پی ٹی آئی کے رنگ کے کپڑے پہناتے تھے, مائنڈ میکنگ شروع کی ہوئی تھی پبلک کی. اور ایک دھرنا دیا انہوں نے, 5-6 ہزار سے زیادہ میں حاضری نہیں ہوتی تھی. کیمرے لگاتے تھے, ٹی وی والے بتاتے تھے بڑا مجمع یہاں پہ. اب وہ ٹی وی والے ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے غلط کام کرتے رہے, لیکن جی کیا انہوں نے انفلوئنس میں آ کے کیا, ڈر کے کیا, یا پیسے لے کے کیا, لیکن کیا. اس کو ایک بہت بڑا لیڈر بنا کے پیش کر دیا. قابلیت اس کی وہی ہے جو ہم نے 3.5 سال میں دیکھ لی ہے.